लोग देखेंगे इकोनॉमी का एक नया टॉपिक्स एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो ये क्या होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग? तो ये एक प्रकार का लोन है। इट इज़ बेसिकली ए लोन जो कि इंडियन एंटिटी के द्वारा रेज किया जाता है फ्रॉम नॉन रेसिडेंट लेंडर। नॉन रेसिडेंट लेंडर करने का मतलब है कि वो जो लेंडर होगा, जो पैसे दे रहा है, जो इंडियन एंटिटी को पैसे दे रहा है। इंडियन एंटिटी मतलब जैसे कि इंडियन कंपनीज हो सकते हैं, कोई कॉरपोरेट हो सकते हैं इंडिया में, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। वो अगर लोन रेज कर रहे हैं फ्रॉम नॉन रेसिडेंस लेंडर। नॉन रेसिडेंस लेंडर मतलब जो कि इंडियन नहीं है, क्योंकि इंडिया के बाहर, जैसे यूएसए की कोई बैंक हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, तो और किसी से भी लोन रेज किया जा सकता है। तो और ये लोन फॉरेन करेंसी में होता है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एक लोन है जो कि इंडियन एंटिटी द्वारा रेज किया जाता है फ्रॉम नॉन रेसिडेंशियल लेंडर। इसका मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड 3 ईयर्स होता है, ठीक है। मैच्योरिटी पीरियड कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई लोन लेते हैं तो उसका एक मैच्योरिटी टाइम होता है कि हाँ इतने साल तक चलता रहेगा लोन, ठीक है। जैसे 5 साल, जैसे आप कार लोन लेते हैं तो 5 साल तक आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिनिमम कम से कम 3 साल का मैच्योरिटी होता है, उसके बाद से ही लोन पे किया जाता है, लोन का अमाउंट पे किया जाता है। तो 3 साल तक आप नहीं कर सकते। तो ये मिनिमम मैच्योरिटी टाइम 3 ईयर्स है। और इसी भी कैन बी रेज्ड इन INR। तो INR इंडियन रुपीज़ में भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे करेंसी में कर सकते हैं जो कि फ्रीली कन्वर्टिबल है फॉरेन करेंसी, जैसे USA टू इंडियन डॉलर टू इंडियन रुपीज़, यूरो में भी कर सकते हैं। तो ये सब फ्रीली कन्वर्टिबल है। इंडियन रुपीज़ को यूरो में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूरो को इंडियन रुपीज़ में कर सकते हैं। तो ठीक है। और दे आर 2 रूट्स, मतलब 2 रूट के थ्रू इसको रेज किया जाए। एक तो ऑटोमेटिक रूट होता है, एक अप्रूवल रूट होता है। ऑटोमेटिक रूट होता है कि मतलब पहले देखते हैं अप्रूवल रूट क्या होता है। अप्रूवल रूट वो चीज़ है कि आपको कोई सर्टेन अमाउंट रेज करना है तो आपको गवर्नमेंट या RBI का वो लेना पड़ेगा कि हाँ इतने अमाउंट रेज कर रहे हैं। जैसे सर्टेन रूल्स बनाए हुए कि कुछ अमाउंट दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल $500 मिलियन और $750 मिलियन। इससे ज़्यादा रेज आप नहीं कर सकते। अगर इससे ज़्यादा रेज करना हो तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। और भी बहुत से होते होंगे रूल्स जो कि अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अपने एग्जाम पर्पज से। अब इसके एडवांटेज की बात करते हैं कि क्यों लें, क्यों नहीं इंडियन एंटिटी इंडिया से ही लोन उठा ले। तो इसका एडवांटेज कुछ होगा तभी तो इसको लाया गया है। तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब इंडिया में जो फंड होते हैं वो ज़्यादा, उसका इंटरेस्ट उस पर ज़्यादा होते हैं, और विदेश में कई बार इंटरेस्ट रेट लोअर मिल जाते हैं। ऐसा होता है, जैसे USA से उठा लेते हैं कई बार पैसे, तो वहाँ पे कई बार लोन सस्ते मिल जाते हैं। तो एक तो रीज़न ये है। दूसरा रीज़न है कि इन्वेस्टर बेस कैन बी डाइवर्सिफाइड, मतलब बहुत सारे रूट्स बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हो जाते हैं, ठीक है। बोरोवर्स कैन हैव ग्रेटर एक्सपोजर टू वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी, मतलब जो बोरो कर रहे हैं, जैसे कि इंडियन कंपनी बोरो कर रही है तो इसके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। कोई USA से रेज कर सकता है, कोई इंग्लैंड की कंपनी से बैंक से रेज कर सकता है, मतलब कोई यूरोप के देशों से कर सकता है रेज, कोई USA के देशों से, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू इंडियन बोरोवर्स। तो ये भी एडवांटेज है। ये इंडियन इकोनॉमी को भी फ़ायदा पहुंचा सकता है। कैसे कि सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करे कि हाँ ये कमर्शियल बोरोइंग जो है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, ये पर्टिकुलर जो इससे जो अमाउंट आएगा ये पर्टिकुलर फंड को इस किसी पर्टिकुलर सेक्टर में लगा दिया सकता है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री में लगा दिया जा सकता है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा उस लोन को। इससे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये बहुत सारा जॉब क्रिएट करता है, सो एम्प्लॉयमेंट भी इम्प्रूव करेगा, अल्टीमेटली इकोनॉमी को फ़ायदा पहुँचाएगा। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू बोरो लार्ज वॉल्यूम ऑफ फंड्स, मतलब
बहुत सारा अमाउंट है, ऐसा नहीं कि लिमिट है, लिमिट तो है बट बहुत ज़्यादा लिमिट है। मतलब कि मान लीजिए 500-750 मिलियन, अभी करंट में क्या है एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, पर आई थिंक $750 मिलियन है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लगभग 1 बिलियन के आसपास पहुंच गया। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ऐसा नहीं है कि मतलब करोड़ 2 करोड़ रुपये, बहुत मिलियन डॉलर्स में आप रेज कर सकते हैं। और ये जो फंड्स लिया जाता है वो लॉन्गर टर्म के लिए होते हैं। मतलब ये नहीं कि कोई इन्वेस्ट किया, कोई मतलब कोई कंपनीज, बाहर की कंपनीज ने पैसे भेजे, मतलब कोई इंडियन कंपनी ने रेज किया, तो ये बहुत लंबे टर्म 3 इयर्स मिनिमम है, इस बहुत ज़्यादा 10-12 साल भी हो सकते हैं। ये नहीं है कि मतलब सिंपल नहीं है कि मतलब आए और 1-2 साल में निकाल लिए। तो उससे क्या होता है ना कि अनस्टेबिलिटी आता है, वोलेटिलिटी आता है। तो अगर पैसे आए तुरंत निकाल लेगा कंपनी, दूसरे बाहर के देश वाले, तो इससे मार्केट ख़राब होते हैं। पर इसमें ऐसा नहीं है, ये एक तरह से लोन है, तो इसका लॉन्गर टर्म के लिए फंड्स रेज किया जाता है। चूँकि ECBR इन फॉरेन करेंसी दे एनेबल्स, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि मान लीजिए इंडियन कंपनीज बाहर से कुछ इंपोर्ट कर रहा है, मतलब मान लीजिए कि चाइना से, मान लो कि यूरोप से इंपोर्ट कर रहा है और चाइना से इंपोर्ट कर रहा है, USA से इंपोर्ट करना चाहते हैं कुछ मशीनरी, सपोज नासा, मतलब वहाँ पे क्या होता है जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल बोइंग फ्लाइट का एग्जांपल ले लेते, कई सारी इंडियन कंपनीज है जो कि फ्लाइट बाय करते हैं बाहर की कंपनी से, मेनली USA से मान लीजिए बाय करते हैं। तो क्या हो सकता है कि चूँकि सिंस ये करेंसी फॉरेन में ही है, तो वहीं पे अमाउंट रेज करके और वैसे कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं मशीनरीज वो कंपनी, तो इसका ये फ़ायदा होता है। सिंस ECB एसेंशियली लोन, चूँकि ये लोन है तो कंपनी, मतलब मान लो कोई इंडियन कंपनी टाटा, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स ले लेते हैं, ठीक है, तो ये लोन रेज करता है। तो लोन सिंपली लोन है ये, जिससे जो लोन देता है उसका कोई स्टेक नहीं होता है। मतलब इस टाटा मोटर्स फॉर एग्जांपल, इसने टाटा मोटर्स ने किसी USA की बैंक से लोन लिया, ठीक है, तो USA के बैंक का स्टेक नहीं होगा, मतलब उनको इक्विटी नहीं मिलेगा इस कंपनी से। अगर इक्विटी नहीं मिलता है तो उनका वोटिंग राइट भी नहीं होता है, सिंपली वो लोन दे रहे हैं। तो ये भी एडवांटेज है कि कंपनीज का स्टेक डाइल्यूट नहीं होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करें तो कंपनीज कुड रेज हाई अमाउंट ऑफ लोन ड्यू टू लो इंटरेस्ट रेट। तो अगर कंपनीज क्या करते हैं, इंडियन कंपनीज क्या करते हैं, लो में आकर चूँकि इंटरेस्ट रेट लो है तो वो ज़्यादा लोन ले लेते हैं, और ज़्यादा लोन लेने से रिस्क जनरेट होता है और वो कंपनी के बैलेंस शीट पे भी नेगेटिव इफेक्ट दिखता है, ठीक है। हायर डेप्ट हो जाता है कंपनीज के बैलेंस शीट पर, ठीक है। सिंस रेजिंग फंड्स इज डन इन फॉरेन करेंसी, द प्रिंसिपल एज वेल इंटरेस्ट विल हैव टू बी पेड इन फॉरेन करेंसी। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है जो कि एक तरह से मतलब एक तरह से लॉस ही है कि ये फॉरेन करेंसी में अगर रेज करते हैं तो इसका प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट दोनों को फॉरेन करेंसी में ही पे करना होगा। फॉर एग्जांपल अभी देखते हैं, अगर मान लीजिए कि अभी मान लीजिए कोई कंपनी $10 का लोन लिया, ठीक है, और अभी इसका मान लीजिए 800 रुपीज़ के आसपास हुआ, ठीक है। तो कुछ सालों बाद मान लीजिए कि क्या होता है कि एक्सचेंज रेट होता है कि मतलब कुछ सालों बाद क्या हो सकता है कि $1 का वैल्यू 90 रुपये हो गया, तो $10 का मतलब क्या हुआ 900 रुपीज़, तो लिया 800 रुपीज़, अब पे करना पड़ रहा है प्रिंसिपल 900 रुपीज़ का। तो एक तरह से डिसएडवांटेज है, मतलब कि कंपनी का रिस्क, कंपनी एक्सपोज टू रिस्क एसोसिएटेड विद एक्सचेंज रेट, मतलब एक्सचेंज रेट से जो रिस्क एसोसिएटेड वो कंपनी के भी को भी अफेक्ट करेगा। तो एक तरह से ये डिसएडवांटेज है। अगर इसके एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन कौन से एंटिटी रेज कर सकते हैं ECB, तो इंडिया में जो एंटिटी हैं जो FDI रेज कर सकते हैं वो ये ECB रेज कर सकते हैं। इसके अलावा पोर्ट ट्रस्ट है, यूनिट इन SEG है, SIDBI, एक्सिम बैंक, सो दीज आर आल्सो एंटिटीज हु कैन रेज द ECB।